लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो एलिस है जिसने अपने फादर को स्टैप कर दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे हर एक चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होती है एंड उसका फादर उसे बेड पे ले आता है। यहाँ पर ना असल में उसकी विश के कारण हुआ होता है और यहाँ पर ना जो एम्प्रेस और एम्परर दोनों के बारे में उसे याद आ जाता है। उसकी पूरी जो लाइफ है ड्रीम के थ्रू उसे पता चल जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। एंड यहाँ पर जो एम्प्रेस है उसने उससे बोल दिया होता है कि मेरी जो विश है अभी तुम्हें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, उससे रिस्ट्रिक्शन हट जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो थोड़ी देर के लिए बेहोश होती है और उसके लिए एम्परर जड़ी बूटी लेने के लिए गया होता है, लेकिन यहाँ पर उसे पहले ही होश आ जाता है। तभी हम देखते हैं वो उठती है और बोलती है मेरा हेड बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है, मैं कहाँ पर हूँ। तभी यहाँ पर उसे पीछे से आवाज़ देती है इज़ाबेला, योर हाइनेस आप। यहाँ पर डेनियन भी होता है, उससे बोलता है कि क्या आप उठ सकती हैं। यहाँ पर डॉक्टर भी खुश हो जाता है, बहुत ही रिलीव्ड फील करता है, फाइनली वो उठ गई है। तभी उससे बोलता है कि बोलती है वो कि मुझे सिचुएशन को एक्सप्लेन करो। जैसे ही वो उठती है वो बोलती है मुझे सिचुएशन को एक्सप्लेन करो। डेनियल बोलता है कि जब आप ऐसे कोलैप्स हो गई थी और अनकॉन्शियस थी, हिज मेजेस्टी ने कहा है कि अगर योर मेजेस्टी नहीं उठी ना तो डेफिनेटली वो खुद को बीहेड कर लेगा। वो सोचती है कि कौन सी नॉनसेंस है ये। फिर वो सोचती है कि वो क्विकली मुझे अबेंडन कर सकता है, लेकिन अभी वो किस तरह की बात कर रहा है, क्या वो साइकोपैथ है। तभी हम देखते हैं इज़ाबेला भाग कर आती है और उससे बोलते हैं योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं। यहाँ पर वो उससे बोलती है मैं फ़ाइन हूँ। तभी यहाँ पर वो उससे बोलती है बाय द वे जो एम्परर मतलब फादर वो कहाँ पर गया है, तो वो उससे बोलती है कि वो ब्लैक फॉरेस्ट में गया है वेस्टर्न एम्पायर के। फिर वो उससे बोलती है क्या, एंड यहाँ पर वो पूछती है क्यों। वो उससे बोलती है कि वो वहाँ पर ना उसको ये जड़ी बूटी लेने के लिए गया है। हालांकि मुझे डिटेल नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है ये बोला जाता है कि वो जड़ी बूटी यूज़ करने से कोई भी तरह की जो डिसीज़ है वो ठीक हो सकता है। एंड यहाँ पर उसकी बात सुन के वो सोचती है कि वो फिर से वहाँ पर गया। असल में वो पास्ट में भी गया था एम्प्रेस को वो जड़ी बूटी लेने के लिए, ताकि वो एम्प्रेस को दे सके और एम्प्रेस को ज़िंदा कर सके, मतलब कि उसकी हालत को ठीक कर सके। लेकिन शायद पास्ट लाइफ में उसे नहीं मिलती है वो जड़ी बूटी। यहाँ हम ब्लैक फॉरेस्ट में देखते हैं उसके फादर को, जिसके पीछे मैजिक टाइप का एक पर्सन भी जा रहा होता है। हम देखते हैं ये जो फॉरेस्ट है वो सच में ब्लैक होता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इस पे ऊपर सन की रेज भी नहीं पड़ती हैं। यहाँ पर ना वो एक बार पहले भी जा चुका है। वो सोचता है कि ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो होम है डेमोनिक बीस्ट का। बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लोग यहाँ पर होते हैं। 9 साल पहले भी मैं यहाँ पर आया था, लेकिन किसी अननोन चीज़ ने मुझे यहाँ पर अंदर तक जाने नहीं दिया। वो सोच रहा है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं वापस आऊँगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पीछे बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक मॉन्स्टर आने लगते हैं। वो एक उनसे नहीं डरता और एक बाय एक दोनों को ही अच्छे से मज़ा चखाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी सी फाइट होने लगती है, उसके ऊपर खून भी लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो सोचती है एटलीस्ट इस टाइम के दौरान मैं अंदर तो आ गया, मतलब कि पास्ट में जब वो एम्प्रेस के लिए जड़ी बूटी लेने गया था तब वो वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाया था। सो उस हर्ब को वो ढूंढ लेता है ऐसे फाइट करते हैं। फिर वो सोच रहा है यही वो जड़ी बूटी है जिससे कोई भी जो चीज़ है कोई भी डिसीज़ है उसे सही किया जा सकता है, लेकिन तभी ही उसे ना कुछ लगता है। फिर वो सोचता है कि क्या इसे हर्ब को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर एक पेड़ होता है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है एंड उसकी जो होती हैं यहाँ पर शाखाएं वो उसकी यहाँ पर चेहरे पे लग रही होती हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो रही होती है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है एंड यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर ना वो उस पेड़ को मारने लग जाता है, उसके साथ फाइट करता है। तभी हम देखते हैं उसने बहुत सारी उसकी शाखाएं काट दी होती हैं। तभी वो सोचती है अभी टाइम आ चुका है एंड यहाँ पर वो उस जो होती है हर्ब उसे लेने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मैजिक सर्कल होता है एंड इस मैजिक सर्कल के साथ क्या होता है, हम देखते हैं उसकी जो स्वॉर्ड है वो खुद ब खुद पीछे चली जाती है, मतलब कि कोई है जो उसे अंदर बढ़ने से रोक रहा होता है। तभी वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सूरज की रोशनी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ शाखाएं होती हैं पेड़ की वो कट जाती हैं। फिर वो सोचता है कि ये जो फॉरेस्ट है और यहाँ पर वो सोचती है ये फर्स्ट टाइम है जब मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ और ये फर्स्ट टाइम है स्वॉर्ड मास्टर होने के बावजूद जब मैंने ऐसे डेथ को फेल्ट किया है। वो सोचता है कि अगर मैंने उसे और ज़्यादा टच किया तो मैं मर जाऊँगा एलिस को सेव करने से पहले ही। हम देखते हैं ये पेड़ उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है उस जड़ी बूटी को। वो सोचती है अपने मन में कि मुझे अभी वापस जाना चाहिए।
यहाँ पर हम देखते हैं वो वापस जाने लगता है। लगता है कि उसी की हालत बिल्कुल भी सही नहीं होती है। फिर हम देखते हैं एक जो मैजिक टावर का वो पर्सन है उसका इंतज़ार कर रहा होता है। मैजिक ड्रॉ उसने किया होता है, तभी वो उसे बोलता है जल्दी इंपीरियल पैलेस में चलो। हम देखते हैं यहाँ पर ना जो वो होती है क्रिएचर्स वो अभी तक उसका पीछा करते हैं। तभी हम देखते हैं फाइनली इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारी प्रिंसेस की ओर, जो कि खाना खा रही होती है। तभी यहाँ पर ना उसे कुछ एहसास होता है और हम देखते हैं योर हाइनेस मतलब कि फादर यहाँ पर उसका आ जाता है। तभी यहाँ पर ना उसका असिस्टेंट भी आता है। वो सोचता है अपने मन में कि अभी मैं क्या करूँ। यहाँ पर हमारी जो होती है प्रिंसेस वो सोचती है पता नहीं इस जैसा पर्सन जो कि यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट से होकर आया है वो यहाँ पर एक पीस में कैसे आ सकता है। मतलब ब्लैक फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट है यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसे जिंदा वापस नहीं आ जाता, ऐसा कहा जाता है। तभी वो बोलता है एलिस, क्योंकि वो उसे देखता है सही सलामत खाते हुए। यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ही अभी रेन चल रही होती है। यहाँ देखते हैं रेन होने लगती है, थंडरस्टॉर्म होने लगता है। डेवन बोलता है आखिर ये हो क्या रहा है। इसबेला बोलते हैं शायद ये अर्थक्वेक है। यहाँ पर हमारी जो प्रिंसेस है शायद उसे पता है ये क्या हो रहा है। फिर उससे वो बोलती है योर मेजेस्टी बाय चांस क्या आपने वर्ड जो ट्री है उसे तो टच नहीं किया ब्लैक फॉरेस्ट में। यहाँ पर वो उससे पूछती है एंड यहाँ पर वो अपने मन में सोचता है प्लीज़ मुझे मना कर दो। यहाँ पर वो आंखें फेर लेता है मतलब कि हाँ उसने ऐसा किया है। उसको देख के वो सोचने में पड़ जाती है कि अभी मैं क्या करूँ। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा थंडरस्टॉर्म होने लगता है एंड ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से उन्हें मारा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी स्ट्राइक होने लगती है। तभी हम देखते हैं वो बोलता है योर मेजेस्टी यहाँ पर सभी जो लोग हैं उन्हें इमिडिएटली बाहर की ओर लेकर चलो, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा बुरे सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ही बुरी हालत होने लगती है। सभी जो बिल्डिंग है उसके ऊपर तोड़फोड़ होने लगती है। यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि बोलता है कि तुम अभी भागने का ट्राई कर रहे हो है ना। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो पर्सन है छोटे बच्चे की तरह लग रहा होता है। हम देखते हैं हमारी जो प्रिंसेस है सभी लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। यहाँ पर वो अपनी मैजिक के ज़रिए से वो सोचती है ये बहुत ही बुरी बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं पैलेस में। यहाँ पर वो उसे बोलता है वो पर्सन कि नो वंडर मैंने अभी मूनलाइट के अंडर तुम्हारी जो पावर है वो फील नहीं की। यहाँ पर वो उसे बोलती है और हाँ तुम्हारा वो सॉरी लुक उसका मतलब क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंसेस सभी की शील्ड की होती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे देखती है और उसे बोलती है मोर इम्पॉर्टेंटली तुम यहाँ पर ऐसे किलिंग इंटेंट के साथ क्या करने के लिए आए हो। वो उसे बोलती है कैशियन, तो उसका नाम काशन होता है। वो बंदा बोलता है कि ऐसे मुझे हंसाओ मत, क्या तुम्हें सच में नहीं पता उस बास्टर्ड ने आखिर किया क्या है। फिर यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि उसने अपनी स्वॉर्ड्स के साथ उस वर्ड ट्री की ब्रांच को स्टैब करने का ट्राई किया है। वो सोचती है अपने मन में कि हाँ जैसे कि इनफ नहीं था उसे टच करना, इवन कि उसने स्टैब करने का भी ट्राई किया। फिर वो सोचते हैं जो एम्पायर है वो एक्चुअली में आज फॉल हो सकता है। वो अपने फादर को देखती है घूर के। यहाँ पर वो जो बेचारा मजिशियन होता है उसकी तो सोल ही बाहर चली जाती है। काशिन उससे बोलता है मैं यहाँ पर ऑल द वे आया हूँ बिकॉज ऑफ दैट बास्टर्ड, और तुम उसे कवर अप करने का ट्राई कर रही हो, तुम इसके बारे में सोचना भी मत। वो उससे बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हम ब्लड रिलेटेड हैं। काशिन बोलता है तुम्हारी बॉडी बच्चे की टर्न हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा माइंड भी ऐसा हो चुका है। वो उसे बोलता है कि सच में तुम सोचो तो ज़रा। वो उसे बोलती है तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ बॉडी है जो चेंज हुई है, मुझे लगता है कि तुम फिर से नोटिस कर लोगे। फिर वो उससे बोलती है आगे कि अभी मैं क्या करूँ, मुझे उसकी अटेंशन को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। हम देखते हैं काशन जो कि उसकी बात समझ आता है। वो उससे बोलता है कि कितनी ज़्यादा सेंचुरीज हो चुकी हैं और तुम यहाँ पर फिर से मुझे ट्राई कर रहे हो डिसीव करने का। यहाँ पर हम देखते हैं वो स्माइल करती है। वो सोचती है अपने मन में अभी मुझे पता है मुझे क्या करना। तो प्रिंसेस सोचती है लगता है सभी लोग पैलेस से बाहर जा चुके हैं, अभी वक्त आ चुका है और वहाँ पर वो अपना मैजिक यूज़ करती है एंड यहाँ पर उनकी धमाकेदार फाइट होती है। वो सोचती है वो बस यहाँ पर यही चीज़ करना है मेरे साथ प्ले करने एंड यहाँ पर ठीक है मैं उसके साथ थोड़ी सी फाइट कर लेती हूँ। एंड हम देखते हैं यहाँ पर उसका जो मैजिक है काफ़ी ज़्यादा ही रेडिएट कर रहा होता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा होता है। तभी यहाँ पर ना सन रेज़ आते हैं। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं अभी तुम्हें पूरी तरह से मदद चुकाऊंगी मेरे साथ ऐसा करने से। एंड हम देखते हैं वो काफ़ी बड़ा सा ब्लो कर लेती है सूरज की रोशनी के साथ एंड चांद की रोशनी के साथ। तभी हम देखते हैं जो वो लड़का है काशन वो देखता है कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई। तभी हम देखते हैं वो जो ब्लो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एंड यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है और किसी को कुछ नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलती है मैं इसे इस बार स्लाइड कर रही हूँ, लेकिन ठीक है काशन इसे
एंड करते हैं। फिर वो उससे बोलता है कि तुम ऐसे किसी को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो, ऐसे किसी की इम्पीरियल पैलेस को टीयर अप करने की कोशिश क्यों कर रहे हो बिना किसी रीज़न के। तभी यहाँ पर जो काशिन होता है वो फिर से उस पर अटैक करने लग जाता है एंड यहाँ पर ना फिर से वो उसके अटैक को रोक देती है। तभी हम देखते हैं अचानक से क्या होता है, वो जो होता है उसकी पर्पल कलर की पावर वो इधर-उधर बिखरने लगती है एंड यहाँ पर उन दोनों की जो पावर है वो मिंगल होने लगती है। थोड़ी देर के लिए उसकी आँखों में डस्ट चली जाती है एंड यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा धुआँ-धुआँ हो रखा होता है, वो अकेली होती है, वो सोचती है कि वो फिर से कहाँ पर हाइड हो चुका है। तभी हम देखते हैं वो पीछे से देखता है कि काशिन उस पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो उससे बोलती है कि तुम अभी अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हो और यहाँ पर वो सोचती है कि क्या मुझे उसका सर ही काट देना चाहिए और वो उससे बोलती है अगर मुझे ना तुम मेरे हाथों लग गए ना तो देख लेना तुम्हारा पीसफुल एंड नहीं होगा। तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हें कौन लगता है कि तुम कौन हो कि तुम मुझे कैच कर सकती हो। तभी हम देखते हैं बहुत ही बड़ा सा वो अपना जो पावर है उसे लेकर आता है एंड उसे बोलता है वो कि इसे ब्लॉक करने का ट्राई करो। फिर वो सोचती है कि वो सच में इस धमाके को करने वाला है। वो सोचती है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने वाला है मेरे लिए। तभी हम देखते हैं जो एम्परर है वो उसके सामने आ जाता है। हालाँकि हमारी जो एलिस होती है वो उसे सँभाल सकती है लेकिन वो फिर से उसके सामने आ जाता है एंड यहाँ पर वो जो इतना बड़ा ब्लो है वो उसकी ओर लगता है। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस उसे देखने लगती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब उसने इस तरह से रिएक्ट किया होता है और हम देखते हैं उस पावर के साथ उसकी जो बाजू है वो काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा उसे पेन होने लगता है और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो? वो यहाँ पर काशिन बोलता है ये सच में बहुत ही इनक्रेडिबली स्टूपिड था। इवन के जो एम्परर है वो भी एक हेल्पलेस मैन है आफ्टर ऑल। तभी हम देखते हैं जो वो पर्सन है हमारा एम्परर उसकी जो बाजू है मतलब कि उसकी जो आर्म है पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। सभी लोग आते हैं और उसे बोलते हैं फिजिशियन को जल्दी से कॉल करो। यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग उसे लेके जाते हैं। हमारी प्रिंसेस वहाँ पर स्तब्ध रह जाती है एंड यहाँ पर ना काशिन बोलता है गुड ग्रेफ यहाँ पर अभी क्या हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी होती है मून लाइट मतलब कि हमारी जो होती है बिच वो उसे ना बहुत ही ज़ोर से स्लैप करती है। वो उसे बोलती है ह्यूमंस हमेशा ही ओवर रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे ही वो ये बात बोलता है वो उसे बहुत ही ज़ोर से और ज़्यादा स्लैप करती है। फिर वो उसे बोलता है तुम मुझे हिट क्यों कर रही हो। हम देखते हैं उसका चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं कि वो भी क्या करे क्योंकि अगर वो जो एनर्जी है उसके ऊपर जाती तो शायद इतना असर नहीं होता लेकिन अगर वो एक ह्यूमन के ऊपर गई है मतलब कि उसकी ज़िंदगी भी बहुत ही खतरे में है। प्रिंसेस उसे देखती है और सोचती है एम्परर ऑलरेडी ही वल्नरेबल था ब्लैक मैजिक के साथ और अभी यहाँ पर काशिन के अटैक ने उसे और ज़्यादा वीक कर दिया है एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि वो अभी मरने जैसा गुड है। मुझे लगता है ये मिरेकल ही है कि वो अभी तक लास्ट रहा है। तभी हम देखते हैं वो डॉक्टर्स को देखती है। वो सोचती है क्योंकि ये बाउंड है ब्लैक मैजिक के साथ तो इसीलिए रॉयल फिजिशियन भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना ही मैजिक टावर के लोग। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि इसे फिक्स करते हैं, एक काशिन खुद जिसने इस बाउंड को इन्फ्लिक्ट किया है और दूसरी मैं। यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या करूँ लेकिन वो उसे अभी नहीं सेट करती एंड यहाँ से जाने लगती है। हम देखते हैं हमारी प्रिंसेस काशिन की तरफ जाती है। काशिन बोलता है तुम यहाँ पर हो। वो उससे बोलता है कि जो स्मेल है ना एम्परर की आर्म की जो कि रोट हो रही है गल रही है वो यहाँ तक आ रही है, तुम उसके बारे में क्या करने वाले हो? फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम मूड में नहीं हो उसे हील करने में? वो उससे बोलती है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, तुम उसके बारे में क्या ही करोगे? वो उसे बोलता है कि क्या तुम सच में बिल्कुल भी कुछ नहीं करोगे? तुम पहले बोल रही थी कि तुम्हारे ब्लड टाइज हैं उसके साथ, तो फिर ये सडन तुम्हारा हार्ट कैसे चेंज हो गया? वो उससे बोलती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा इनसफरेबल हो, मेरे साथ बात करना बंद करो। फिर वो बोलता है ऐसे एक्ट करना बंद करो, तुम्हारी एज में बहुत ही ज़्यादा पैटी लगता है। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हारी बॉडी ही यंग हुई है लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा माइंड भी छोटा पड़ गया है। यहाँ पर एलिस उसे बोलती है कि तुम मुझे कैसे बोल सकते हो ये सब? तुम्हें पता भी है मेरे लिए कितना टॉर्चर भरा था ये पूरे 9 साल गुज़ारना, सभी लोग मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो बोलता है कि मुझे कैसे पता? फिर वो बोलती है अगर मैं सोची तो जो राइवन का किंग था उसका भी कॉन्ट्रैक्ट था ना तुम्हारे साथ,
तुम्हें पता भी है उसके साथ होने से मुझे कितना ज़्यादा हेडेक हुआ, वो उसे बोलता है कि इसीलिए तो मैंने उसे मार दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ब्लैक मैजिक वो यूज़ कर रहा था वो काशन से ही आया था। वो उसे बोलता है कि ऐसे सब्जेक्ट को चेंज मत करो, एम्परर के बारे में क्या, तुम उसके बारे में क्या करने वाली हो। वो उसे बोलता है कि क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगी, अगर तुम छोड़ दोगी तो वो मर जाएगा। यहाँ पर उसकी बात उस पर लगती है। वो उसे बोलती है कि एक ह्यूमन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अभी होल्ड कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि वो और ज़्यादा उसे होल्ड कर पाएगा। तभी वो उसे बोलती है ठीक है, एंड यहाँ से वो जाने लगती है। यहाँ पर काशी ने बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। यहाँ पर वो उसे बोलता है तुम्हारे नेस्टी टेम्पर को कंट्रोल करो। यहाँ पर वो उस लड़के को ऐसा बोलती है। तभी हम देखते हैं वो भाग कर जाती है एंड यहाँ पर एम्प्रर के सामने बैठ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो सोचती है एम्प्रर सच में बहुत ही ज़्यादा लकी है कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे डॉटर उसे मिली है जो कि उसकी लाइफ को बचा सकती है। काश ने ऐसी बात बोल रहा होता है। सो हम देखते हैं यहाँ पर एलिस अंदर आती है एम्प्रर के रूम में। वो उसे बोलती है उन सब लोगों को मेरे ना हिज मिनिस्ट्री से कुछ डिस्कस करना है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग बाहर हो जाओ। तभी वो बोलते हैं कि क्या। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि हिज मिनिस्ट्री ने अभी तक अपनी आइज़ ओपन नहीं की, लेकिन फिर वो उसे बोलती है मुझे भी ये पता है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लग रही होती है। तभी यहाँ पर वो लोग डर जाते हैं और उससे बोलते हैं ठीक है योर हाइनेस। वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। पीछे वो दोनों ही अकेले रह जाते हैं। वो उसके पास बैठ जाती है एंड उसकी जो आर्म है उसे देखने लगती हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो आर्म है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से गल रही होती है। फिर यहाँ पर वो शाय करती हैं एंड उसको टच करती है। उसकी जो पावर है जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो उसको देखते हैं और उसे बोलते हैं एलिस। वो उठ जाता है। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि तुमने मेरे सामने ऐसे खड़ा क्यों हुआ, और तुम्हें पता है ना कि वो डार्क मैजिक था। वो किस तरह का डार्क मैजिक था, और उस तरह का जो मैजिक है वो मेरे साथ बिल्कुल भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, क्योंकि तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि वैसा जो मैजिक है वो मेरे ऊपर असर नहीं करता है, मैं कितनी पावरफुल हूँ। वो उसे बोलता है कि हाँ मुझे पता है। सो वो उसे बोलती है तुम मेरे सामने खड़े क्यों हो गए थे, तुम्हें पता था ना कि वो डार्क मैजिक था और उसका मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला था। उसके जानने के बावजूद तुम मेरे सामने क्यों खड़े हुए। वो उसे बोलता है कि जस्ट बिकॉज वो पॉइंटलेस था इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि वो पेनलेस था। मतलब कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे वहाँ पर जाना पॉइंटलेस था, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो तुम्हारे ऊपर पावर गिरती तो तुम्हें पेन नहीं होता। उसकी बात सुन के वो उसे बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा फूलिश चॉइस मेक करने लगे हो। यहाँ पर वो उसे बोल देती है एंड यहाँ पर वो उसे बोलती है तो अभी देखो तुम डेथ को फेस कर रहे हो, तुम क्या रेग्रेट करते हो ऐसे मेरे सामने खड़े होकर वो ब्लो लेने के लिए। यहाँ पर वो चुप हो जाता है। वो उसे बोलता है कि मैं रेग्रेट करता हूँ। वो उसे बोलते हैं देखा मैंने तो कहा ही था। वो उसे बोलता है आगे मैं रॉन्ग था, और उसे बोलता है कि मुझे 9 साल तक तुम्हें उस पैलेस में लॉक नहीं करना चाहिए था। तभी वो उसकी बात ध्यान से सुनने लगती है। यहाँ पर वो उसे बोलता है प्लीज़ तुम भी मुझे छोड़ के मत जाना जैसे सीलिया गई थी, अगर मैंने तुम्हें भी खो दिया तो मैं। और यहाँ पर वो रोने लग जाता है एंड यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से सेन रह पाऊँगा, मतलब कि मैं अपने राइट माइंड में रह पाऊँगा। तभी वो उसे ऐसे रोते हुए देख के उसे यहाँ पर हाथ लगाने लगती ही है कि रुक जाती है बीच में ही। यहाँ पर वो उसे बोलती है मैं रिफ्यूज़ करती हूँ। वो उसे बोलती है आगे मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी योर मैजेस्टी। वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे समझो। लेकिन यहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो उसे बोलते हैं ठीक है फिर माफ़ी मांगते रहो, और यहाँ पर ना कभी भी मत भूलना इस गिल्ट को अपनी पूरी की पूरी लाइफ भर, मतलब कि तुम इस पूरी जो ये तुमने मेरे साथ किया है इसे गिल्ट के तौर पे पूरी ज़िंदगी भर याद रखना। तभी हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। उसकी हाथ को टच करती है एंड यहाँ पर जैसे वो उसके हाथ को टच करती है वो मैजिक करती है एंड जो उसे अभी दर्द हो रहा था वो चला जाता है। उसकी जो बाजू है वो ठीक हो जाती है एंड जैसे वो ठीक हो जाती है वो सोचती है कि जो टाइम जो भी चला गया है वो वापस नहीं आ सकता है, और जो भी हो चुका है वो भी कहीं डिसअपेयर नहीं हो सकता। वो उसे सोचती है। वो सोचती है कि मैं तुम्हें ईज़िली माफ़ नहीं कर सकती हूँ, बट यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं एम्प्रेस बनूँगी योर मैजेस्टी। वो ऐसा बोल देती है। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैं एम्प्रेस ज़रूर बनूँगी। मैं तुम्हारी जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है जो तुम पोजेस करते हो मैं उसे तुमसे ले लूँगी, मैं तुम्हारा क्राउन तुमसे ले लूँगी। वो सोचती है कि ये मेरी पावर के लिए विश नहीं है, बस ये मेरी विल है, मैं ऐसा करना चाहती हूँ।
हम देखते हैं उसकी बात सुनने के बाद कि वो क्राउन को चाहती है, वो उसे ना अपने रूम में ले आता है। यहाँ पर हम देखते हैं उनकी पिक्चर्स लगी होती हैं और इसमें से एक पिक्चर वो भी होती है जिसमें उसने छोटी एलिस को अपने हाथ में लिया होता है। यहाँ पर एलिस उस पिक्चर को देखने के बाद उससे बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पर सिंपैथी गेन करने के लिए आए हो? वो उसे बोलता है ऑफ कोर्स नॉट। वो उसे बोलता है कि तुम्ही तो कहा है कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, तो मैं मेरी पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ ऐसे ही गुजारने वाला हूँ रेपिटेंस करने के लिए। वो उसे बोलता है लेकिन जो इम्पीरियल पावर है वो एक दूसरा मैटर है। वो उसे बोलता है मैं ऑफिशियली कभी भी तुम्हें डिक्लेयर नहीं करूँगा क्राउन प्रिंसेस के तौर पे। वो उसे बोलता है जो नेक्स्ट एम्परर की सीट है वो हमेशा एम्प्टी रहेगी जब तक कोई वर्थी उसे क्लेम नहीं करता, चाहे वो तुम हो चाहे वो कोई और हो। यहाँ पर वो उससे बोलती है ठीक है, मैं भी इसे ही होप कर रही थी, मुझे वैसे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ऐसे सक्सेसर के लिए पुश होने के लिए, मैं खुद की मेहनत से इस क्राउन को हासिल कर सकती हूँ। वो उसे बोलता है हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर वो उसे बोलती है इसका मतलब ये ठीक है, तुम मेरे हेड से तुम इसे चुरा सकती हो अपने बलबूते पर। और उससे बोलती है कि इसे तुम अपना बनाना इस क्राउन को। वो उसे बोलती है हाँ ठीक है। अभी वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होते हैं, शायद ये पहली बार है जब उन दोनों ने एक दूसरे से ऐसे बात की है। हम देखते हैं यहाँ पर आज एलिस का बर्थडे होता है, इसीलिए वो इस बेला के साथ घूमने के लिए आई होती है मार्केट प्लेस में। वो इधर से उधर जाती है एंड काफ़ी चीज़ों को ट्राई करती है। शाम हो जाती है ऐसे ही, तभी हम देखते हैं वो ना मास्क को देखती है। इस बेला बोलते हैं योर हाइनेस ये बहुत ही क्यूट मास्क है, मुझे तो लगता है ये तुम्हारे लिए है, ये कैट तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। और वो उसे कैट मास्क लगा देती है एंड यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कैट मास्क, मैं कैट क्यों हूँ? तभी हम देखते हैं वो स्माइल करते हुए उसे बोलते हैं बिकॉज जो कैट्स हैं वो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से घुलती मिलती हैं। हम देखते हैं स्टोरी अभी 9 साल के बाद दिखा जाती है। हमारी जो एलिस है वो तैयार हो रही होती है और कोई मेड उसे तैयार कर रही होती है। तभी दूसरी मेड उसे बोलते हैं योर मेजेस्टी आप कौन सी ड्रेस आज वेयर करने वाली हैं? फिर यहाँ पर वो उसे बोल देते हैं कि पिंक ड्रेस। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही होती है। वो उसकी तारीफ़ करते रहते हैं कि आपको हर ड्रेस बहुत ही सूट करती है। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि अगर मैं सोचूँ तो एम्परर का वो जो बर्थडे है वो एक वीक में आने ही वाला है, तो आपने कोई जो बर्थडे गिफ्ट है उसके बारे में सोचा? वो उससे बोलती है कि मैंने तो अभी नहीं सुना है कि वो पार्टी वगैरह कुछ अनाउंस करेंगे। हमें पता चलता है कि वो लोग अभी यूजुअली मील्स वगैरह शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ होते हैं तो कभी भी कुछ वर्ड को भी मेंशन नहीं करते हैं और कुछ भी बातचीत नहीं करते हैं। तभी वो उसे बोलते हैं कि पार्टी हो सकती है क्योंकि मैंने सुना है बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, दूसरी कंट्री से भी आएंगे। वो उससे बोलती है इसीलिए आपको मुझे लगता है गिफ्ट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। वो उसे बोलती है ठीक है। तभी हम देखते हैं वो मेड्स के साथ मार्केट में चली जाती है और एक गिफ्ट सिलेक्ट कर लेती है। तो मेड्स बोलती भी हैं कि क्या आप सच में हिज मेजेस्टी को ये गिफ्ट देंगी? मतलब आप कुछ और भी तो चुन सकती हैं। वो उसे बोलते हैं नहीं ये ठीक है। और हम देखते हैं जैसे ही वो जा रही होती है तो वहाँ से एक चोर गुजर रहा होता है जो कि किसी का सामान चुरा के जा रहा होता है। हमारी प्रिंसेस उसे कैच कर लेती है। वो उसे बोलते हैं ऐसा लगता है कि मुझे गार्ड्स को जल्दी ही विजिट करना पड़ेगा कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो उससे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो अपनी जॉब प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, रात हो जाती है एंड वो अपने फादर के साथ मील को शेयर कर रही होती है। वो दोनों बहुत ही शांत होते हैं। तभी उसका फादर बोलता है आज। फिर वो उससे बोलता है कि आज मैंने सुना है सेंट्रल स्ट्रीट में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी। यहाँ पर वो उससे बोलती है कि हाँ बट ये सीरियस नहीं था कुछ भी। फिर वो उससे बोलता है कि आखिर कब तक तुम ऐसे ही इधर इधर बिना स्कॉट के जाने वाली हो? वो उसे बोल देती है कि तुम्हें लगता है कि कोई भी नाइट्स ऐसे हैं जो कैपेबल हैं मुझे गार्ड करने के लिए? तो उसके पास शब्द नहीं होते क्योंकि वो सच बोल रही होती है। फिर वो उसे बोलती है कि क्या ये सच में सच है? मुझे बताओ कि कौन है सिटी गार्ड जो कि यहाँ पर अपनी जो जॉब है उसे नेग्लेक्ट कर रहा था? प्रिंसेस जो बंदा गार्ड कर रहा था उसे निकाल देते हैं क्योंकि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा होता है। एंड यहाँ पर वो अपने मन में सोचती है अगर मैं उसे मार सकती तो मैं मार देती, लेकिन मैंने उसे फायर कर दिया। फिर वो उसे बोलती है कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं सिर्फ एक मेयर प्रिंसेस हूँ और मैंने अपने आप से ही वर्क किया, इसलिए आप गुस्सा हैं? यहाँ पर वो शांत रहता है और उससे बोलता है नहीं। फिर वो उसे देखती है। यहाँ पर वो उससे बोलती है ये बस तुम्हारी जजमेंट है एंड मुझे पता है तुम्हारा पास कोई ना कोई रीज़न होगा इसके पीछे। यहाँ पर वो चुप हो जाती हैं। यहाँ पर ना हमें दिखाया जाता है उन दोनों को एंड यहाँ पर जो एम्परर है उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है। इधर हमें ये भी पता चलता है कि हालांकि वो दोनों इतना ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो पहले की तरह ऑकवर्ड नहीं रहते हैं। जैसे कि
9 साल पहले था। अभी उनकी रिलेशनशिप काफ़ी चेंज हो चुकी है और यहाँ पर इसके साथ हमारी ये वाली स्टोरी का ये पार्ट फिनिश होता है। तो ये स्टोरी यहीं तक अपडेट थी।